कौन पावर में रहेगा, कौन पावर में पावर का सेंटर में रहेगा, कौन कहाँ से कितना कट मनी खाएगा, ये लेके उन लोगों के बीच झड़प। और इस झड़प में आम कार्यकर्ता, बीजेपी का नहीं सिर्फ टीएमसी का आम कार्यकर्ता भी खून हो रहा है। काउंटिंग, सिर्फ काउंटिंग नहीं, जहाँ पर जनादेश मिला वहाँ पर बोर्ड गठन तक टीएमसी वालों ने रुकावट किया, बॉम्बिंग किया। प्रशासन और पुलिस को लेकर टीएमसी वालों ने सभी जगह पे रुकावट का काम किया। पुलिस निरपेक्ष रहे, जो कानून के मुताबिक काम होता है वो करे। तो फिर आप ही लोग तो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो ममता बनर्जी का कैडर बन के यही तो मैं कह रहा हूँ ना, पुलिस को निरपेक्ष होना चाहिए। पुलिस का साथ हम नहीं चाहते हैं, लेकिन पुलिस का साथ तृणमूल को भी पुलिस साथ ना दे। पुलिस निरपेक्ष होकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, टीएमसी साफ हो जाएगा। ये रोहिंग्या वो भगोड़ा है अपने देश, उनको आप उसे भगोड़ा कह रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार उनका आधार कार्ड बना चुकी है, उन्हें वोट देने का अधिकार दे चुकी है। यही मैं कह रहा हूँ, किसी राज्य की सरकार को ये अधिकार ही नहीं है। जिसको, जिस देश को, जिस कम्युनिटी ने अपने देश से खदेड़ा, वो इधर उधर घूम के किसी देश में आ गया। ये धर्मशाला तो नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज से तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होगा और चुनावी यात्रा के सफ़र पर हम निकल चुके हैं। आज हमारी सफ़र पश्चिम बंगाल आ पहुंची है। पश्चिम बंगाल में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर दिनाजपुर के जिला अध्यक्ष वासुदेव सरकार जी हमारे साथ हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा खुद को कहां पर देख रही है? आज के तारीख में बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। बंगाल जहां थे और पिछले 34 वर्ष का जो वामपंथी शासन था और 10-11 वर्ष का 12 वर्ष का ये टीएमसी शासन में बंगाल का स्थिति अब देख ही सकते। 2.5 साल के बच्ची से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिला वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन बंगाल में ही भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बार बार इस प्रकार का वो खबर निकल करके आता है टीवी चैनलों में कि बंगाल में कार्यकर्ता झड़प हो रही है, एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता के साथ उलझ जा रहे हैं, मार दंगे हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं बंगाल में। भाजपा के कार्यकर्ता है वो उकसाने का काम कर रहे हैं लोगों को। देखिए, ये वन साइडेड होता है। आप एक भी घटना आप दिखा दीजिए जहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता कोई हिंसा में उतर आया। आप देखिए, पिछले 21 के विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक 250 कार्यकर्ता का हत्या हुआ है बंगाल में। 250 कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता। आज के तारीख में सिर्फ बीजेपी वाले नहीं मर रहा है, आज के कार्यकर्ता में टीएमसी वालों में जो गुटबाजी है, जो लॉबीबाजी है, एक एक नेता एक एक गुट, उसका बलि खुदे हो रहा है। अपने इस जिले में पिछले पंचायत चुनाव में 13 मर्डर हुआ है, 13 हत्या इस जिले। हत्या किसने की है? उन लोगों ही ने किया। मैंने बोला ना, गुटबाजी। कौन पावर में रहेगा, कौन पावर में पावर का सेंटर में रहेगा, कौन कहाँ से कितना कट मनी खाएगा, ये लेके उन लोगों के बीच झड़प। और इस झड़प में आम कार्यकर्ता, बीजेपी का नहीं सिर्फ टीएमसी का आम कार्यकर्ता भी खून हो रहा है। हावड़ा में जो दंगा हुआ था, जो कुछ दिन पहले हावड़ा में रामनवमी का जो दंगा हुआ, उसमें क्या आप मानते हैं कि भाजपा वालों की गलती नहीं है? देखिए, उसमें भाजपा का तो रामनवमी का वो जो जुलूस था भाजपा वालों का नहीं था, वो हिंदू समाज का था। वो जुलूस डालखुला में भी हुआ, सारा देश में हुआ, सारा देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल की हर जगह में हुआ। लेकिन आप देखिए, सारा पश्चिम बंगाल को छोड़ के देश की किसी भी कोने से एक घटना दिखा दीजिए जहाँ पर राम भक्त के ऊपर हमला हुआ। हमला कहाँ हुआ? हावड़ा में। वहाँ का डेमोग्राफी देख लीजिए। हावड़ा कहाँ हुआ? डालखुला में। उसका डेमोग्राफी देख लीजिए। इसमें बीजेपी का कोई लोचा नहीं है। इसमें जो टीएमसी वालों ने जो गंदी राजनीति किया धर्म की आड़ में, वो तो सारा बंगाल के साथ साथ सारा दुनिया, देश दुनिया देखा। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि अब जो चुनाव होगा 2024 में, जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भाजपा क्या पश्चिम बंगाल के लोगों का मन दिल जीत पाएगी? जीता हुआ है।
अब देखिए विधानसभा का चुनाव हुआ, हम 6% से 38-40% वोटर हम लोगों को वोट दिए, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। पिछले विधानसभा के बाद अभी पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में आम वोटर जनता जनार्दन भाजपा को वोट देने के लिए तैयार था, लेकिन नॉमिनेशन से लेकर शुरू करके काउंटिंग, सिर्फ काउंटिंग नहीं, जहाँ पर जनादेश मिला वहाँ पर बोर्ड गठन तक टीएमसी वालों ने रुकावट किया, बॉम्बिंग किया। प्रशासन और पुलिस को लेकर टीएमसी वालों ने सभी जगह पे रुकावट का काम किया, क्योंकि आम जनता जनार्दन भाजपा के साथ है, भाजपा को वोट दिया। बूथ जैम करना, काउंटिंग में गड़बड़ी करना, जीता हुआ जो कैंडिडेट है उसको विनिंग सर्टिफिकेट ना देना, ये प्रशासन को लेकर टीएमसी ने किया। ये साफ है कि जनता बीजेपी को वोट देता है, जनता बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। टीएमसी वालों ने प्रशासन को साथ लेके, जैसा मान लीजिए एक एक डीएम, एक एक एसपी, एक एक जिले का वो जिलाध्यक्ष का काम करता है टीएमसी वालों का, एक एक आईसी, एक एक बीडीओ, एक एक ब्लॉक का ब्लॉक प्रेसिडेंट का काम करता है ये लोग। उन्हीं को आड़ में लेकर ये चुनाव जीता, पंचायत चुनाव में वो जितना भी किया उन्हें इन्हीं के आड़ में जीता। ये आरोप बार बार लगाते हैं कि ये आप लोग बार बार कहते हैं कि ममता की सरकार में जो यहाँ की पुलिस है वो आपका साथ नहीं दे रही है, ममता बनर्जी का साथ देती है। वोटिंग के टाइम पे जो है वो जहाँ पर कैंप लगता है वहाँ पर जो है धांधलीबाजी होती है, बमबारी होती है। तो फिर आखिर सही तरीके से चुनाव पश्चिम बंगाल में कैसे हो पाएगा? देखिए, पुलिस हम लोगों को साथ दे ये हम नहीं चाहते हैं, पुलिस टीएमसी को भी साथ दे ये भी हम नहीं चाहते हैं। पुलिस निरपेक्ष रहे, जो कानून के मुताबिक काम होता है वो करे। तो फिर आप ही लोग तो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो ममता बनर्जी का कैडर बन के यही तो मैं कह रहा हूँ ना, पुलिस को निरपेक्ष होना चाहिए। पुलिस का साथ हम नहीं चाहते हैं, लेकिन पुलिस का साथ तृणमूल को भी पुलिस साथ ना दे। पुलिस निरपेक्ष होकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, टीएमसी साफ हो जाएगा। टीएमसी वालों ने पुलिस को सामने रखकर, पुलिस प्रशासन को सामने रखकर अपना चुनावी या फिर राजनीति चमकाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन निरपेक्ष हो जाता है ना तो टीएमसी साफ हो जाएगा। पुलिस प्रशासन है तो टीएमसी है। जिस दिन पुलिस निरपेक्ष होकर कानून के हिसाब से काम करेगा, टीएमसी अपने आप शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव हुआ, आपका पंचायत चुनाव हुआ, स्टेट पुलिस को लेकर हुआ। स्टेट पुलिस क्या क्या करता है मैंने आपको बोला। अभी जब सेंट्रल पुलिस लेकर ये वोट होगा दिखाई देगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिविक पुलिस को कॉम्बैट पुलिस का वो ड्रेस बना के पहना के उसको वोटिंग केंद्र के सेंटर के सामने आके खड़ा कर देता है। इस बार का क्या अनुमान है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा कितनी लोकसभा सीटें निकालेंगी? देखिए, ये तो अपना केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी, नड्डा जी बोल दिया हम 35 निकालने वाले हैं यहाँ से, 35 और जो अमित शाह जी नड्डा जी कहते हैं वो होते हैं। पिछली बार 22 बोला था, 18 हम जीते थे, 4-2-2.5 हज़ार का अंतर से इधर उधर हुआ था, लेकिन अगर 35 बोला तो 35 होगा। और जब फिर विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि अब ममता बनर्जी को यहाँ से उखाड़ पाना संभव है? देखिए, पिछले चुनाव में हम 3 थे, 77 हुए, मतलब इजाफा कितना हुआ आप देख ही सकते हैं। बाकी आगे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में मोदी जी देश का प्रधानमंत्री ये तो तय है, ये समय की अपेक्षा है अभी। उसके बाद जो होगा 26 का चुनाव, आगे देखिए होता है क्या। अक्सर पश्चिम बंगाल में ये कहा जाता है कि बंगाल के जो हिंदू हैं, जो सनातन हिंदू हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आखिर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही? बंगाल में जो प्रशासन चलता है जिसके शासन में, आप देखिए दुर्गा पूजा के लिए परमिशन लेना पड़ता है, फिर भी परमिशन नहीं देते हैं। दुर्गा पूजा में डीजे बंद, लेकिन दूसरे कार्यक्रम में, रिलीजियस कार्यक्रम में डीजे बजता है। जितना भी नियम कायदे कानून है जो हिंदू अपना रीति रिवाज से करेगा, अपना कल्चर को मनाएगा, अपना धर्म को मनाएगा, तो हिंदू के ऊपर पश्चिम बंगाल का पुलिस उन लोगों के ऊपर सारा के सारा जो नियम थोपते हैं। बाकी जो
रह गए रिलीजियस फेस्टिवल या फिर आखिर ऐसा क्यों होता है? ममता बनर्जी तो खुद एक सनातन है, खुद एक ब्राह्मण परिवार से आती है। देखिए, हम कहते हैं बंगाल में जिहादी का सरकार चलते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ ममता बनर्जी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम कहते हैं सबके साथ सबके विकास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, लेकिन अब देखिए संख्यालघु के लिए अलग हॉस्पिटल बन रहा है। आप बोलिए जिसको फीवर होगा, बुखार होगा, मेरे को, मैं हिंदू हूँ, मेरे को भी पैरासीटामोल देगा, जो मुस्लिम भाई है मेरे, उस मुस्लिम भाई को भी पैरासीटामोल देगा। तो मुस्लिम के लिए, संख्यालघु के लिए अलग हॉस्पिटल क्यों? सबके लिए क्यों नहीं? सबके लिए होना चाहिए ना। कोई बीमारी तो किसी को देख धर्म पूछ कर नहीं आएगा ना। मतलब आपके हिसाब से ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, 100% तुष्टिकरण की राजनीति बंगाल में करते हैं। इसीलिए मैंने बोला दुर्गा पूजा के जुलूस में या फिर दुर्गा पूजा बनेगा। आप देखिए रामनवमी के लिए, तो एक सवाल यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी अगर तुष्टिकरण की राजनीति कर ही रही है, तो जनसंख्या की यदि हम बात करें, खास करके जिस कम्युनिटी को टारगेट करके आप अपनी बात को कह रहे हैं, उस कम्युनिटी की संख्या तो अधिक है पश्चिम बंगाल के भीतर। देखिए, हम लोग किसी कम्युनिटी को टारगेट करके अपनी राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी ने, मैंने बोला मोदी जी क्या कहते हैं, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सभी अगर मिल जाए ना, तो जाकर देश अपना विश्वगुरु बनेगा। अभी G20 का सम्मेलन हुआ, आपने देखा, और G20 में सम्मेलन का सफल क्यों हुआ कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व महसूस किया कि एक कम्युनिटी की नहीं किया। मोदी जी सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करता है। जैसे उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया, किसी को धर्म पूछ के नहीं दिया। जनधन योजना का अकाउंट खोला, किसी को धर्म पूछ के नहीं दिया। लेकिन ममता बनर्जी धर्म पूछ के देते हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी संख्या पश्चिम बंगाल में काफ़ी बढ़ गई है। और उनकी संख्या बढ़ने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि वो संख्या बल जो है वो मोदी जी के साथ आकर के खड़ी होगी? देखिए, रोहिंग्या वो भगोड़ा है अपने देश, उनको आप उसे भगोड़ा कह रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार उनका आधार कार्ड बना चुकी है, उन्हें वोट देने का अधिकार दे चुकी है। यही मैं कह रहा हूँ, किसी राज्य की सरकार को ये अधिकार ही नहीं है। जिसको, जिस देश को, जिस कम्युनिटी ने अपने देश से खदेड़ा, वो इधर उधर घूम के किसी देश में आ गया। अब ये धर्मशाला थोड़ी है। आप देखिए आधार कार्ड कौन बना रहा है, रोहिंग्या को आधार कार्ड कौन बना रहा है? देखिए, उसमें इन्वॉल्व है टीएमसी का एमएलए। ज़्यादा दूर नहीं जाइए, अपने ज़िले में ग्वालपुर विधानसभा, अब जाइए, आधार कार्ड का जो धांधली वहाँ हो रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, जो वहाँ का एमएलए है, इस राज्य का मिनिस्टर है गुलाम रब्बानी, उसके बूथ, उसके पास के बूथ में और आधार कार्ड बन रहा है, 2 नंबरी का आधार कार्ड बन रहा है। आधार कार्ड बना के, वोटर कार्ड बना के, रेशन कार्ड बना के वो अपने वोट बैंक को बना रहा है, वोट बैंक बना रहा है। अपनी देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अपनी राज्य की डेमोग्राफी, अपने राज्य की संस्कृति, अपने राज्य की बाकी जो भी बोलिए, सब कुछ दाव पे लगा के वो अपने राजनीति चमकाने के लिए, वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए रोहिंग्याइयों को यहाँ संरक्षण दे रहा है, जो सरासर अपना जो देश का जो नियम कायदा है, अगर कहा जाए तो संविधान है, उसके खिलाफ है। वो कर रहे हैं, तो जनता तो जागरूक है। आज के तारीख में जनता सब कुछ देख रहे हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में आप लोग किस प्रकार से अपनी भूमिका, किस प्रकार से अपनी जीत को जो है वो दर्ज करवाइएगा? देखिए, उसके लिए तो योजना तय होगा, प्लानिंग होगा, उसका काम शुरू हो गया हमारे यहाँ। हम कर रहे हैं बूथ बूथ में जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल काम है, ऑर्गेनाइजेशनल जो रिफॉर्म्स है, स्ट्रक्चर बनाना है प्रचार का, बाकी जो है वो बन रहा है, धीरे धीरे अभी आएगा आगे सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति है, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, और लोकसभा चुनाव को लेकर के ये सारी तैयारियां चल रही है। हर जगह पर हम पहुंचेंगे, अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्से में पहुंचेंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि पश्चिम बंगाल में
रोहिंग्याओं की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आकर के पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं, उनका समर्थन भाजपा को जाना काफ़ी टेढ़ी खीर दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि 2024 का जब चुनाव होगा तो उसमें भाजपा बंगाल के लिए किन किन रणनीतियों को पश्चिम बंगाल के धरातल पर लागू करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।